सिटीजनशिप। हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। एम लक्ष्मीकांत। पॉलिटी की सीरीज का यह छठवां लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 में मेंशन है, उसे डिस्कस किया। भारत में स्टेट्स और यूटीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ हमने समझा अच्छे से। ठीक है, अब उसके आगे का टॉपिक है सिटीजनशिप, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक में मेंशन है। ठीक, उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे लेके चलते हैं। देखो, सिटीजनशिप पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। देखो, जैसे हर स्टेट में दो तरह के लोग होते हैं। हाँ, एक चीज़ गाइज, यहाँ पे जो स्टेट वर्ड दिया हुआ है ये ध्यान दीजिएगा। ये जो स्टेट वर्ड दिया हुआ है उसका मतलब कंट्री से है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। कंट्री ऐसे लिख दीजिए, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इस वीडियो में आगे भी जहाँ पर भी स्टेट बोला जाए तो आप लोग कंट्री मानिएगा। ठीक, उसको कंट्री से ही रिलेट करिएगा। तो हम लोग कहाँ पे थे? जैसे कि हर स्टेट में दो तरह के लोग होते हैं, सिटीजन्स और एलियंस। तो वैसे ही इंडिया में भी दो तरीके के लोग हैं, सिटीजन्स और एलियंस। सिटीजन्स का मतलब क्या होता है? वो लोग जो इंडिया, जिसके पास इंडिया का फुल मेंबरशिप है। ठीक है, इनके पास सारे इंडिया के पॉलिटिकल और सिविल राइट्स भी हैं। ठीक है, और एलियंस का मतलब उन लोगों से है जो कि इंडिया के बाहर से हैं, जो किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं। इनके पास सारे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स नहीं होते हैं। सारे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स जो कि इंडिया के लोगों को है, वो एलियंस के पास नहीं है। ठीक, अब ये जो एलियंस है वो भी दो तरह के होते हैं, फ्रेंडली एलियंस और इनमी एलियंस। फ्रेंडली एलियन नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसका मतलब पर्सन उस स्टेट से बिलोंग करता है जिसका भारत के साथ रिलेशन अच्छा है। मतलब कि पर्सन उस स्टेट का निवासी है, रहने वाला है, जिसका इंडिया के साथ कॉर्डियल रिलेशन है। कॉर्डियल रिलेशन है। ठीक है, वहीं पे एनिमी एलियंस का मतलब क्या होता है? पर्सन उस जगह से है, उस कंट्री से बिलोंग करता है जिसका इंडिया के साथ रिलेशन सही नहीं है। ठीक, देखो, जो इनमी एलियंस होते हैं उनको फ्रेंडली एलियंस के कंपेयर में कम राइट मिलता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा तो हमें पता है जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उनको बहुत सारे राइट्स मिले हैं। बट कुछ राइट्स एलियंस को भी मिलते हैं, फ्रेंडली एलियंस को, जहाँ पे इनमी एलियंस को कोई भी राइट्स नहीं दिए गए हैं। इसका एक एग्जाम्पल है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में क्या कहा गया बताइए? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये जो राइट है ये फ्रेंडली एलियंस को दिया गया, बट एनिमी एलियंस को नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आना है कि फ्रेंडली एलियंस को भी कुछ राइट इंडिया में मिला है, बट एनिमी एलियंस के लिए कोई भी राइट नहीं दिया गया। ठीक, चलो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से राइट सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही दिए गए हैं। ठीक, सबसे पहले तो कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं। इसको याद करने के लिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, 2-3 बार इसको पढ़ेंगे ना, बार बार ऐसे बोलेंगे 15, 16, 19, 29, 30, तो याद हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंट एंड प्रोफेशन, ये भी सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। और आर्टिकल 29 और 30 क्या है? कल्चरल और एजुकेशनल राइट। तो ये सब क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों तो फंडामेंटल राइट्स हो गए जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ लीगल राइट्स भी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए गए हैं। कौन कौन से राइट? ये देखिए, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव में मेंबरशिप लेने का अधिकार इंडियन सिटीजन्स के पास ही है। कुछ पब्लिक ऑफिसेज जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इन सारा ये जो सारा पब्लिक ऑफिस है इसको होल्ड करने का अधिकार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास है। ठीक है, कोई भी फॉरेनर्स जिसको एलियंस बोलते हैं उनके पास ये अधिकार नहीं है। ठीक है, इंडिया के और अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेकर के एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, बताइए वो डिफरेंस आप लोग को पता है? देखो, इंडिया में प्रेसिडेंट के पोजीशन के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए? पर्सन इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वो सिटीजन बाय बर्थ हो या नेचुरली हो। ठीक है, इंडिया में प्रेसिडेंट के लिए जो वो
क्राइटेरिया है वो क्या है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, वो या तो बर्थ से हो या बाय नेचुरल हो। बट अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सिटीजन होंगे जो कि बाय बर्थ अमेरिकी सिटीजन है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर नेचुरलाइजेशन के थ्रू वो अमेरिकी सिटीजन बने हैं तो उनके पास ये राइट नहीं है कि वो वहाँ के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, ठीक। तो एक मेजर डिफरेंस है इंडिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट को लेकर के, तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे हम सिटीजनशिप के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखते हैं। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 सिटीजनशिप से डील करता है, ये हमने पीछे ही देख लिया, ठीक है। ये जो प्रोविजन दिया हुआ है आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक, वो एलेबोरेटली डिटेल में सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट्स वगैरह को नहीं बताता है, ठीक है। ये प्रोविजन सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को डिटेल में नहीं बताता, बल्कि ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ क्या बताता है, कौन कौन से पर्सन इंडियन सिटीजन्स होंगे। बाकी सिटीजन से रिलेटेड और सारी जानकारी जो है वो कहाँ पे मिलती है हमें, सिटीजनशिप एक्ट से। सिटीजनशिप एक्ट, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि कौन कौन से पर्सन इंडियन सिटीजन माने जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक ये देखते हैं कि आखिर कौन कौन से पर्सन इंडियन सिटीजन्स होंगे। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 26 जनवरी 1950 से 4 कैटेगरीज के पर्सन इंडियन सिटीजन्स कहलाएंगे। कौन कौन, पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न्ड इन इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बट रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। देखो, पहले आप इसको समझ लो, आखिर सिटीजनशिप को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया ही क्यों गया, वो भी पूरे डिटेल्ड वे में सिटीजनशिप से रिलेटेड सब कुछ नहीं दिया गया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि कौन कौन से पर्सन इंडियन सिटीजन है। तो आखिर ये क्यों लाया गया, इसके पीछे रीज़न था। उस टाइम में ब्रिटिश प्रोविंस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जो ब्रिटिश इंडिया था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान में। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन से लोग इंडिया के पर्सन कहलाएंगे, इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे, और कौन से लोग पाकिस्तान के सिटीजन कहलाएंगे, ठीक है। आखिर अलग अलग कैसे पता चलेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया कि आखिर इंडिया के सिटीजन्स कौन कौन कहलाएंगे 26 जनवरी 1950 के बाद से। तो इसमें इसीलिए सिर्फ यही बताया गया है कि आखिर कौन कौन से सिटीजन्स इंडियन सिटीजन कहलाएंगे, और बाकी सारा डिटेल वगैरह सिटीजनशिप से रिलेटेड बाद में एक्ट के थ्रू आया, सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू, ठीक। तो अब सिटीजनशिप का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझ में आ गया कि आखिर सिटीजनशिप को कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लेकर के आएगा, ठीक है। तो यही चारों को डिफाइन किया गया कि यही चारों इंडिया के सिटीजन्स कहलाएंगे, ठीक। अब हम आगे देखते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि सिटीजनशिप से रिलेटेड क्या क्या दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद इंडिया की सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाए। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो गया, अब मान लो आगे के लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करना हो तो कैसे एक्वायर किया जाए, इंडियन सिटीजनशिप को लॉस करना हो तो कोई कैसे करेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन किस में दिया हुआ है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, कि इंडिया की सिटीजनशिप अगर एक्वायर करना है किसी को तो कैसे करे, या छोड़ना है, लूज करना है इंडिया की सिटीजनशिप को तो कैसे किया जाए, ये सब कहाँ पे दिया हुआ है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप कैसे एक्वायर किया जा सकता है, क्या क्या मोड वगैरह दिए हुए हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए। देखो, सिटीजनशिप एक्ट में इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए 5 मेथड्स दिए हुए हैं, कैसे कैसे, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। ये पांचों याद रखिएगा, पूछ लेता है कि किस किस मोड से इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। तो क्या क्या है, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन या टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन से, ठीक। आइए इनको एक एक करके एक एक पॉइंट देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है, बाय बर्थ। बाय बर्थ सिटीजनशिप कैसे एक्वायर किया जाए, इसमें भी 3 कैटेगरीज दिया हुआ है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। पहला क्या कह रहा है, पर्सन जो कि 1 जनवरी 1950 से 1 जनवरी 1987 के बीच में इंडिया में बॉर्न हुआ है, ये टाइम ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जनवरी 1987 तक बॉर्न कहाँ हुआ है, इंडिया में, वो इंडियन सिटीजन बाय बर्थ कहलाएगा ही, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, वो पर्सन जो कि 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद इंडिया में बॉर्न हुआ है, वो भी पर्सन इंडियन सिटीजन्स बाय बर्थ कहलाएगा ही कहलाएगा। और तीसरा क्या कह रहा है, पर्सन 3 दिसंबर 2000 को या उसके बाद, अगर उसका जन्म कहाँ होता है, इंडिया में, तो वह इंडियन सिटीजन तभी कहलाएगा जब उसके एक पेरेंट, आइदर ऑफ पेरेंट मतलब मदर या फिर फादर,
इंडिया का सिटीजन होंगे और जो दूसरे पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पर्सन 3 दिसंबर 2004 के बाद उसका जन्म होता है भारत में, तो वह इंडियन सिटीजन बाय बर्थ तभी कहलाएगा जब उसके आइदर पेरेंट मतलब मदर या फादर दोनों में से कोई इंडियन सिटीजन होगा और जो दूसरा पेरेंट होगा वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होंगे, तब वह पर्सन क्या होगा, इंडिया का सिटीजन बाय बर्थ कहलाएगा। ठीक, अगर मान लो ये जो दूसरा कंडीशन है कि पेरेंट को इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, मतलब कि दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट है, तो पर्सन इंडिया में जो बॉर्न हुआ है 2004 के बाद, उसको इंडियन सिटीजनशिप लेने का दूसरा मेथड चूज करना पड़ेगा। ये तो बाय बर्थ है, बाकी जो 4 मेथड्स हैं उसमें से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करना पड़ेगा उस पर्सन को, अगर उसके एक पेरेंट इलीगल माइग्रेंट हैं तो। ठीक, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि जब पर्सन इंडिया में ही बॉर्न कर रहा है तब किस किस कंडीशन में वो इंडियन सिटीजन बाय बर्थ कहलाएगा। ठीक है, ये इंडिया में ही बॉर्न होने के सीन है, इंडिया में ही बॉर्न हो रहा है। ठीक, तो ये तीनों सिचुएशन में वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि मान लो पर्सन इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ है, तब किस किस कंडीशन में वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। मतलब कि एक्वायरिंग इंडियन सिटीजन बाय डिसेंट मेथड। ठीक है, इसके लिए भी 3 सिचुएशंस दिए हुए हैं, जैसे बर्थ मेथड, ये जो है ना बर्थ मेथड में भी 3 सिचुएशंस दिए हुए थे, वैसे ही बाय डिसेंट मेथड में भी 3 सिचुएशंस दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला सिचुएशन क्या कह रहा है, अगर कोई पर्सन 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 तक के बीच में इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंडिया के बाहर बॉर्न हुआ है, तो वह पर्सन इंडिया का सिटीजन बाय डिसेंट तभी कहलाएगा जब उस पर्सन के फादर, ये ध्यान दीजिएगा, आइदर ऑफ हिज पेरेंट नहीं है, फादर या मदर दोनों नहीं, फादर, जब उस पर्सन का फादर इंडियन सिटीजन होगा उस पर्सन के बर्थ के टाइम पे, मतलब कि किसी भी पर्सन का जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 के बीच में हुआ है और वो भी भारत के बाहर, तो वह पर्सन इंडिया का सिटीजन बाय डिसेंट मेथड कब कहलाएगा, जब उसके फादर इंडियन सिटीजन होंगे उसके जन्म के वक्त पे। ठीक, दूसरा सिचुएशन क्या है, कोई पर्सन 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत के बाहर उसका जन्म होता है, तो वह इंडिया का सिटीजन तभी कहलाएगा जब कोई उसके पेरेंट, मतलब आइदर ऑफ हिज पेरेंट, मदर या फिर फादर, यहाँ पे सिर्फ फादर है, 1992 तक सिर्फ फादर है, 92 के बाद क्या है, मदर या फादर दोनों में से कोई भी उसके जन्म के वक्त इंडियन सिटीजन है, तो वह पर्सन इंडिया का सिटीजन कहलाएगा बाय डिसेंट। लास्ट और तीसरा सिचुएशन क्या है, कोई पर्सन 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद अगर इंडिया के बाहर उसका जन्म होता है, आउटसाइड इंडिया, तो उसको इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर करना पड़ेगा। उसके कोई भी पेरेंट्स या फिर उसके मदर या फिर फादर दोनों में से कोई भी पहले उनको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि बच्चे के पास कोई भी किसी और अदर कंट्री का पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, मतलब अगर कोई बच्चा 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर पैदा हो रहा है, तो वह इंडिया का सिटीजन कैसे कहलाएगा, पहले तो उसको एक्वायर करना पड़ेगा सिटीजनशिप, कैसे, उसके मदर या फादर को ये चीज़ डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उस बच्चे के पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है, पहला ये, और दूसरा साल भर के अंदर बच्चे का बर्थ इंडिया में रजिस्टर्ड उसको करवाना पड़ेगा। ठीक, तब जाके बच्चे को भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय डिसेंट समझ में आया, समझ में आया कि अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर भी बॉर्न होता है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप बाय डिसेंट मोड कैसे मिलेगी, अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग सिचुएशंस दिए हुए थे। ठीक है, तो हमने इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने का 2 तरीका देख लिया, बाय बर्थ और बाय एक्विजिशन, दोनों मेथड। ठीक है, मतलब कि अगर कोई इंडिया में ही पैदा हो रहा है तब कैसे, या अगर कोई इंडिया के बाहर पैदा हो रहा है तब कैसे। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, बाय रजिस्ट्रेशन। इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने का नेक्स्ट मेथड क्या है, बाय रजिस्ट्रेशन। देखो, इंडियन सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन करवा करके भी एक्वायर किया जा सकता है, बट उसके लिए भी कुछ रूल्स वगैरह दिए हुए हैं, तो आइए हम उन सारे रूल्स को देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले 7 साल लगातार इंडिया में एज अ रेसिडेंट रह रहा है। ठीक, तो वह पर्सन इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होगा। दूसरा, पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन से शादी किया है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले वह 7 साल तक लगातार भारत में रह रहा है, इंडियन सिटीजन से शादी किया है और
अपने भी इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए जब वो रजिस्टर्ड करना चाह रहा है उससे पहले लगातार 7 साल भारत में वो एज अ रेसिडेंट रह रहा है, उस केस में भी हो सकता है। और तीसरा क्या दिया हुआ है, माइनर चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन्स के माइनर चाइल्ड, इन तीनों केसेस में इंडिया की सिटीजनशिप दी जा सकती है बाय रजिस्ट्रेशन मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड है बाय नेचुरलाइजेशन। इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने का नेक्स्ट मेथड क्या है, नेचुरलाइजेशन। देखते हैं नेचुरलाइजेशन मेथड को यूज करके इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 6 क्या कहता है, वह पर्सन जो भारत में लगातार पिछले 12 सालों से रह रहा है और वह इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तो वह पर्सन इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इलीगल माइग्रेंट्स नहीं है तभी उस पर्सन को नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। ये दोनों कंडीशन, लगातार 12 साल तक वो भारत में रह भी रहा है और वह इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तो उस केस में उस पर्सन को नेचुरलाइजेशन का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, मतलब कि वह पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए एलिजिबल है। ठीक, अब लास्ट वे क्या है इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने का, बाय इनकॉर्पोरेटिंग टेरिटरी। ये तो नाम से क्लियर हो रहा है, टेरिटरी इंडिया में इनकॉर्पोरेट की जा रही है, मतलब कि जोड़ी जा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ऑफिशियल गैजेट के थ्रू डिक्लेयर करेगा उस टेरिटरी के पर्सन को एज अ इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पांचों वे समझ में आ गया कि कैसे इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सिटीजनशिप लॉज किन किन वे से हो सकता है, सिटीजनशिप को किन किन वे से लूज किया जा सकता है। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सिटीजनशिप को लूज करने का 3 वे बताया गया है, रियूनिकेशन, टर्मिनेशन और बाय डिप्राइवेशन। तो चलिए अब एक एक करके तीनों मोड को समझते हैं और देखते हैं। पहला वे क्या है, बाय रियूनिकेशन। कोई भी इंडियन सिटीजन, ठीक है, इंडियन सिटीजन खुद ही इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ने का डिक्लेरेशन दे दे, डिक्लेयर कर दे ये रीयूनिकेशन का। ठीक है, जब वो पर्सन रीयूनिकेशन का डिक्लेरेशन दे देता है तो वह इंडिया का सिटीजन नहीं रह जाता, ये ध्यान दीजिएगा। जब एक बार डिक्लेरेशन दे दिया कि उसको इंडियन सिटीजनशिप रीयूनिकेट करना है, छोड़ना है, तो वो इंडियन सिटीजन नहीं रह जाता है। ठीक, अब देखो, जब कोई पर्सन इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस करता है तो उसके जो माइनर चाइल्ड्स होते हैं, जो वो पर्सन है जो रियूनिकेट किया है, तो उनके जो माइनस चाइल्ड होते हैं उनका भी इंडियन सिटीजनशिप जो होता है, इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस्ड हो जाता है। ठीक है, बट फिर से उसको वो जो माइनर है वो रीगेन कर सकता है जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेगा, मतलब 18+ का जब हो जाएगा तो फिर से इंडियन सिटीजनशिप को ले सकता है। लेकिन जब तक वो माइनर है तो वो बच्चा भी, उस बच्चे का भी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो पहला वे सिटीजनशिप लूज करने का समझ में आया, ये वाला बाय रीयूनिकेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, बाय टर्मिनेशन। देखो, जब इंडियन सिटीजन वॉलेंटरली, मतलब कि अपने इच्छा से जानबूझ के किसी और कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर ले, मतलब कि इंडियन सिटीजन अपने इच्छा से जानबूझ करके किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर ले, तब उस पर्सन का जो इंडियन सिटीजनशिप होता है वह ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। ठीक है, बाय टर्मिनेशन समझ में आया, टर्मिनेट मतलब कि खत्म हो जाना, अपने आप खत्म हो जाता है जब इंडियन सिटीजन अपने मन से किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है। ठीक, अब नेक्स्ट और लास्ट क्या है हमारा, बाय डिप्राइवेशन। थर्ड और लास्ट वे है ये इंडियन सिटीजनशिप को लूज करने का। ठीक है, देखो, कुछ सिचुएशंस या केसेस ऐसे अराइज होते हैं जिसमें इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंपल्सरली इंडियन सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देती है। मतलब कि कुछ सिचुएशंस या केसेस ऐसे होते हैं कि जब इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट सामने, मतलब जो पर्सन है उसकी इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म कर देती है, टर्मिनेट कर देती है। वो सिचुएशंस क्या है, आइए देखते हैं। अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजनशिप लिया है बाई फ्रॉड के तरीके से इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर किया है। दूसरा है, अगर कोई पर्सन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ डिसलॉयल है, मतलब कि लॉयलिटी शो नहीं कर रहा है, तब। नेक्स्ट क्या है, पर्सन जो कि सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के 5 साल के अंदर ही वो पर्सन किसी और कंट्री में 2 साल तक इम्प्रिजन्ड है। ये ध्यान दीजिएगा, वो कोई पर्सन नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है इंडिया में, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ये पीछे हमने देखा ना इंडियन सिटीजनशिप कैसे एक्वायर किया जा सकता है। तो मान लो कोई पर्सन नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो रजिस्ट्रेशन के बाद 5 साल के अंदर ही किसी और कंट्री में वो पर्सन 2 साल तक इम्प्रिजन रहा हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है,
कि इंडियन सिटीजनशिप जो उसकी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट टर्मिनेट कर देती है, मतलब ख़त्म कर देती है, ठीक। और लास्ट क्या है, पर्सन लिविंग आउट ऑफ इंडिया एज अ ऑर्डिनरली रेसिडेंट कॉन्टिन्यूसली फॉर मोर देन 7 ईयर। कोई पर्सन भारत के बाहर रह रहा लगातार 7 सालों तक किसी और कंट्री में एज अ ऑर्डिनरली रेसिडेंट रह रहा है, ठीक। इन सारे केसेस में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पर्सन की इंडियन सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर देती है, ख़त्म कर देती है, ठीक। तो हमने ये देख लिया कि सिटीजनशिप एक्ट में कौन कौन से वेज दिए हुए हैं इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए, और किन किन वेज से इंडियन सिटीजनशिप को लूज भी किया जा सकता है, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को सिटीजनशिप का डिटेल में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसा कि हमें पता है अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। अमेरिका में क्या है, डुअल सिटीजनशिप। मतलब कि अमेरिकी सिटीजन्स के पास दो सिटीजनशिप होता है, एक तो सेंटर का, दूसरा स्टेट का। वहीं पे इंडिया जो कि फेडरल कंट्री भी है, इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री भी है और डुअल पॉलिटी भी है, बट उसके बाद भी इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। मतलब इंडिया के पर्सन्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक सिटीजनशिप होता है, वो सेंटर का क्या है, इंडियन सिटीजनशिप होता है, स्टेट्स का सिटीजनशिप नहीं होता है। डुअल सिटीजनशिप होने का मतलब क्या होता है कि सेंटर और साथ साथ स्टेट दोनों का सिटीजनशिप होता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे, जैसे अभी अमेरिका में है डुअल सिटीजनशिप, इसका मतलब क्या कि सेंटर का भी है और स्टेट का भी है, सेंटर का भी और स्टेट का भी है। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे डिफरेंसेस और डिस्क्रिमिनेशन अराइव होते हैं। स्टेट्स सिटीजन्स को बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू वोट, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, इन सारे बेसिस पे, और भी बहुत सारा है जैसे प्रैक्टिस प्रोफेशंस, और सारी चीज़ों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। और इंडिया तो एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स भी हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत में सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को चूज़ किया गया है, ठीक। अब देखो, इस टॉपिक सिटीजनशिप का लास्ट टॉपिक हम देखते हैं, जो कि क्या है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सितंबर 2000 में एक हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा। किस लिए, इंडियन डायस्पोरा पे स्टडी करने के लिए। किसके अंडर में, एल.एम. सिंघवी के अंडर में। मतलब कि ये जो हाई लेवल कमेटी था उसके चेयरमैन कौन थे, एल.एम. सिंघवी। अब देखो, इंडियन डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, इंडिया के सिटीजन जो किसी और कंट्री में रहते हैं, ठीक। तो 2000 में क्या हुआ, एक हाई लेवल कमेटी का गठन हुआ। कौन किया इस कमेटी का गठन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने किया। किस लिए, इंडियन डायस्पोरा को डिटेल में स्टडी करने के लिए। इसके चेयरमैन कौन थे, एल.एम. सिंघवी जी, ठीक है। कमिटी ने जनवरी 2002 में, कमिटी बनी कब, सितंबर 2000 में, और 2002 में, जनवरी 2002 में कमिटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया, जिसमें उसने एक रिकमेंडेशन दिया। क्या रिकमेंडेशन था, कमिटी ने कहा कि जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन किसी और कंट्री में रहते हैं उनको डुअल सिटीजनशिप देना चाहिए। तो इस कमेटी ने डुअल सिटीजनशिप ग्रांट करने का रिकमेंडेशन दिया, किसको, वो पर्सन जो है तो इंडियन ओरिजिन के बट रहते किसी और कंट्री में है, ठीक है। ऐसा हुआ भी, कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी किया गया, और सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अमेंडमेंट लाया गया, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसमें ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक। बाद में चल के इस कॉन्सेप्ट में और भी बहुत सारे अमेंडमेंट वगैरह लाए गए, जैसे कि 2005 में भी अमेंडमेंट आया, 2015 में भी आया, 2019 में भी आया, ठीक है, बहुत सारे अमेंडमेंट आए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया होते कौन है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वो पर्सन होते हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के होते हैं, बट टेक्निकली वो किसी दूसरे कंट्री के सिटीजन होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन के होते हैं लेकिन टेक्निकली वो किसी और कंट्री के सिटीजन होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक। 2005 में जो सिटीजनशिप में अमेंडमेंट हुआ था, सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे क्या हुआ, वो पर्सन जो इंडियन ओरिजिन के तो हैं बट बाहर रहते हैं, उनको डुअल सिटीजनशिप जो ये डिमांड कर रहे थे वो फुलफिल कर दिया गया 2005 में, ठीक है। अब ओसीआई कार्ड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कार्ड अब ओसीआई पर्सन्स को मिल गया,
ठीक। अब ये OCI कार्ड क्या कहा, OCI कार्ड के अंदर क्या है, जो OCI पर्सन है मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के पर्सन हैं, वो भारत में इंडेफिनिट पीरियड्स के लिए रह भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। मतलब कि जब तक मन करे तब तक OCI पर्सन इंडिया में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, दोनों अधिकार मिल गया। बट ऐसा नहीं है कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को जो राइट्स इंडियन सिटीजन्स को मिले वो सारे राइट्स उन्हें भी मिल गए हों। ठीक, तो आइए देखते हैं कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कौन कौन से राइट्स नहीं मिले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से राइट्स OCI कार्ड होल्डर्स को नहीं मिले हैं ये देखते हैं पहले। देखो, सबसे पहला पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में जो राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है ये नहीं मिला है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए ये एलिजिबल नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। एज अ वोटर ये रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं इंडिया में। हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट में एज अ मेंबर ये नहीं रह सकते हैं, मतलब मेंबरशिप इनको नहीं मिल सकती है। वैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव, ये तो सेंटर का हो गया हाउस ऑफ पीपल काउंसिल ऑफ स्टेट, वैसे ही स्टेट का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबरशिप इनको नहीं मिल सकती है। और पब्लिक सर्विसेज में ये अपॉइंट नहीं हो सकते, कोई भी पब्लिक सर्विसेज नहीं कर सकते। ठीक, तो ये सारे राइट्स हैं जो कि OCI कार्ड होल्डर को नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हम देख लेते हैं NRI, PIO और OCI कार्ड होल्डर में डिफरेंस। NRI का मतलब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। NRI कौन होते हैं, इंडियन सिटीजन हु रिसाइड आउट ऑफ इंडिया बट हैव इंडियन पासपोर्ट। मतलब कि NRI होते इंडियन सिटीजन ही हैं, ये होते इंडियन सिटीजन ही हैं बट रहते ही किसी और कंट्री में। इंडियन सिटीजन हु रिसाइड आउट ऑफ इंडिया रहते बाहर हैं, लेकिन इंडिया का पासपोर्ट इनके पास होता है। ठीक, इंडियन सिटीजन ही होते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये कौन से पर्सन होते हैं, पर्सन जो खुद ही या उनके एंसेस्टर जब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था उसके पहले वो इंडिया के पार्ट रह चुके हैं। मतलब कि कोई पर्सन खुद ही या उनके एंसेस्टर इंडिया के पार्टीशन के पहले इंडिया का पार्ट रह चुके हैं बट अभी प्रेजेंट में उनके पास किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप है, वो पर्सन क्या कहलाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक, अब नेक्स्ट है OCI कार्ड होल्डर। ये कौन होते हैं, वो पर्सन जो सिटीजनशिप एक्ट में एज अ OCI रजिस्टर्ड हुए हैं। OCI के बारे में हमने पीछे पूरा डिटेल में देख ही लिया, तो यहाँ OCI कार्ड होल्डर कौन होगा ये बस ध्यान दीजिएगा, जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एज अ OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह रजिस्टर्ड हुआ, वो पर्सन OCI कार्ड होल्डर होगा। ठीक, तो हमने NRI, OCI, PIO, NRI, OCI और PIO में डिफरेंसेस भी अच्छे से देख लिया। ये चैप्टर सिटीजनशिप हमारे यहाँ खत्म होता है, जिसमें हमने सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से और डिटेल वे में देखा। हमने सिटीजनशिप के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी देखा, सिटीजनशिप एक्ट को भी देखा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।